अफवाह तंत्र हम लोग मतलब नदियों के बारे में बात नहीं, नदियों के बारे में पढ़ना शुरू किया और हमने सिंधु प्रणाली, सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र पढ़ लिया था। अब राजस्थान मतलब राजस्थान को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ना बाकी था, यही था ना। तो राजस्थान से शुरू करते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से राजस्थान की नदियां महत्वपूर्ण है, माही, लूनी और साबरमती। क्यों महत्वपूर्ण है? पूछता है इसलिए महत्वपूर्ण है, और पूछता इसलिए है कि अगर राजस्थान का लोकेशन आपको याद है ना, राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला है? अरावली। अरावली। और वहाँ पे कौन सा रेगिस्तान है? अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है, इसलिए थार रेगिस्तान है। सही है बात? अरावली पर्वतमाला है इसलिए थार रेगिस्तान है। सही है गलत? सही है। सही है क्यों सही है? सर जो सही है बताइए सर। हम बताएं इसलिए पूछे। क्योंकि ना वहाँ पे बारिश चलता है तो अरावली पर्वत से समानांतर होकर चला जाता है, इसीलिए दृष्टि क्षेत्र पर जाता है तो बहुत बढ़िया। जो अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं चलती हैं, मानसूनी हवा मतलब नमी को लिए हुए चलने वाली हवाओं को मानसूनी हवा कहते हैं। तो अरब सागर से जो मानसूनी हवा चलती है इसकी समानांतर चली जाती है, करने में इधर से निकल जाती है। अगर यही पर्वतमाला कुछ इस तरह से यहाँ पे होती तो बढ़िया बारिश कराया था, कोई रेगिस्तान नहीं होता। लेकिन अरावली पर्वतमाला की मानसूनी हवाओं के रास्ते में पड़ने के कारण वहाँ पे थार रेगिस्तान पड़ता है, ठीक। और उस थार रेगिस्तान की वजह से यहाँ की जो पूरी मिट्टी प्रणाली है, मिट्टी का सिस्टम है, वो पूरा बलुई हो गया, ठीक। और उसके साथ ही साथ अरावली पर्वतमाला पृथ्वी पर उपस्थित सबसे प्राचीन पर्वत प्रणालियों में से एक है, ठीक। तो उसका क्या है, अपर्दन लगातार हो रहा है। अगर आप राजस्थान जाएंगे, जैसे दिल्ली से राजस्थान आते हैं तो बहुत दूर तक, मुझे लगता है 200 किलोमीटर तक ऐसे क्रम से वो अरावली पर्वत पड़ता है रास्ते में। दोनों तरफ अरावली है और बीच से ट्रेन होके जाती है, कहीं किनारे से भी होके जाती है। आप देखेंगे कि वहाँ पे बड़ी मात्रा में उसका अपर्दन भी हुआ है। अपर्दन माने उसका टूटना और टूट करके हवा के माध्यम से मिट्टी के रूप में बन जाना और बिखर जाना। तो राजस्थान जो है पश्चिमी हवाओं का माध्यम क्षेत्र है, तो वहाँ भी बहुत सारी मात्रा में हवा चलती है और पूरा क्षेत्र में बलुई मिट्टी का प्रकोप ही तो कहा जाएगा, उसे नुकसान है, ठीक है। तो वहां पे जो भी नदी चलती है उसका मार्ग बहुत छोटा हो जाता है। एक नदी तो ऐसी है जो रास्ते में ही सूख जाती है, और इसके अलावा अरावली पर्वत पर कोई किसी भी प्रकार का तालाब न होने की वजह से वो नदियां कहाँ से एफिमेरल होती है, मतलब मानसूनी होती है, सीजनल होती है, मौसमी होती है, ठीक। मौसमी नदियां होती हैं, समझ गए। तो इस तरह से अगर राजस्थान की नदियों को देखा जाए तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक जिसका अपवाद अरब सागर में है, मतलब अरब सागर में वो जाके गिरती है, और दूसरा जो गंगा यमुना में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। कुछ नदियां हैं जो ऐसे इस तरह से बहती ऐसे भी निकलती है, तो यहाँ से नदियां आती है गंगा, और कुछ नदियां हैं जो कि नदी से होते हुए मध्य प्रदेश में ऐसे निकल जाती है, ऐसे
गिर जाती है। तो दो रास्ता हो जाता है। एक बार और। राजस्थान की भूमि पे दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। एक प्रकार की नदी वो है जो गंगा यमुना के क्षेत्र की तरफ चली जाती है, उसका बहाव इधर हो जाता है। और दूसरी प्रकार की नदी है जिसका बहाव अरब सागर तक हो जाता है। और जो क्रेक दो आई थी तो इधर बहना चाहिए था। हाँ? जो दो क्रेक आई थी गंगा यमुना वाली, वो कौन सी? गंगा यमुना की जो दो क्रेक आई थी, जो टेक्टोनिक लड़ा था, जो तो दो दरारें आई थी ना। गंगा यमुना के पास कोई क्रेक नहीं, गंगा यमुना के पास क्रेक नहीं है। क्रेक यहाँ था, नर्मदा तापी, और क्रेक यहाँ था। बीच में तो 33 सागर था, ठीक ना, बीच में 33 सागर था। तो 33 सागर लगातार अपर्दन की वजह से वहां पे जियो सिंक्लाइन मतलब भू सन्नति हुआ, जिसमें मलबा आकर के लगातार गिरता रहा दोनों तरफ से और पूरा बन गया, जिससे बना क्या, गंगा का मैदान। ठीक, और यहाँ पे मैंने बताया कि वो पुराना ही हिस्सा था। अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा था, और अरावली पर्वतमाला के लगातार अपर्दन होने की वजह से भी मिट्टी का बहाव हुआ, जो 33 सागर में आकर के गिरा, वो भर गया, जिसको भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन भी बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से गंगा का मैदान या जलोढ़, उसको एलुवियल प्लेन, ठीक है, जलोढ़ मैदान उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो प्रकार की नदियां हो गई, एक नदी जो अरब सागर की ओर निकलती है और दूसरी नदी जो गंगा यमुना तत्व में चली जाती है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण ये अरब सागर गंगा यमुना की तरफ एक नदी के होता है चंबल, याद है, बनास, याद है ना, चंबल बनास नदी आती। काली सिंध एक नदी बताया, काली सिंध। एक और नदी है, क्षेत्रीय नदी है, पार्वती। हाँ, अरब सागर की जो नदियां हैं, सबसे पहले माही नदी। और मैं बताया ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण नदी माही नदी। माही नदी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे मैं आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा और मकर रेखा। क्या है कर्क रेखा और मकर रेखा? 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या होगा? तो ये अक्षांश की देशांतर है, लॉन्गिट्यूड की लैटिट्यूड, ऐसी रेखा की ऐसी रेखा, अक्षांश, ठीक है, ऐसी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। तो यहां से एक रेखा गुजरती है, यहां से एक रेखा गुजरती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। माही नदी ऐसी नदी है जो इसको ऐसे दो बार काटती है। माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को दो बार काटती है, मतलब वहां से घूम के जाती है, यू टर्न लेती है, ठीक है ना, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। इसकी जो लंबाई है वो 583 किलोमीटर है, 583 किलोमीटर। और दूसरा फैक्ट क्या हो गया, सबसे ज्यादा जब भी पूछा है माही नदी के बारे में, तो यही पूछा है कि कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को दो बार काटती। आरओ परीक्षा में, आरओ परीक्षा होती है ना समीक्षा अधिकारी की, समीक्षा अधिकारी में तो कई बार पूछा। इस बार तो समीक्षा अधिकारी के ऊपर आप लोगों ने देखा दिए हैं, कैसा रहा? ठीक रहा ना, आसान पूछा था, पिछले बार की तुलना में आसान पूछा था, मतलब वन लाइनर पूछा था। तो मैं क्या बताया हूँ कि सबसे पहले आपका जो बेस तैयार होना चाहिए वो किस तरह का तैयार होना चाहिए? कंसेप्ट, और कंसेप्ट के बाद वन लाइनर। पहले कंसेप्ट तैयार होना चाहिए, अवधारणा कि ये भारत भूमि कैसे बनी, और उसके बाद से उस पर जो स्थित जो भी जैसे पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अपने टॉपिक पे क्या है? हाँ,
किलोमीटर 583 583 किलोमीटर लंबा किलोमीटर है। मैं एक बताया था यहाँ पे ऐसे एक तो यहाँ पे बताया था, एक पर्वतमाला ऐसे है जिसको विंध्य कहते हैं, विंध्य पर्वतमाला याद है, और दूसरा सतपुड़ा। तो सतपुड़ा का जो एक्सटेंशन है वो मध्य प्रदेश तक होता है, ठीक है। सतपुड़ा का जो फैलाव है वो मध्य प्रदेश तक है। तो मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है धार, धार जिला, धार। यहीं से इसका उद्गम है, धार जिला में सतपुड़ा पर्वतमाला से इसका उद्गम है, माही नदी, ठीक है। और तो ये ज्यादा अपना 583 में से ज्यादा हिस्सा वो मध्य प्रदेश में ही बहती है, ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश में बहती है, और 158 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। सतपुड़ा पर्वतमाला धार जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, नदियां कई धाराओं को आपस में, छोटी छोटी धाराओं को, जिनका स्थानीय तौर पे कोई नाम होता है, उसका कोई परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नाम नहीं है, स्थानीय स्तर पर उसका नाम होता है, उन धाराओं को लेकर के एक मोटी धारा बनती है, ठीक, उसके बाद से चलती है। तो उसी तरह की वो नदी है उस क्षेत्र में। तो कोई इसलिए कोई एक गांव, एक लोकेशन नहीं है, एक तालाब नहीं है, इसका कई छोटी छोटी धाराओं से मिल करके बनती है, और तब एक मतलब, इसलिए पूरा जिला का नाम मैं बता रहा हूँ। नहीं तो कई बार नदियों का नाम बताया हो जो तालाब से निकलती है या किसी गांव से निकलती है, लेकिन ये नदी कई धाराओं से मिल करके बनती है, तब जाकर के ये नदी बनती है। इसलिए पूरा अगर ऐसा होता है तो धार जिला, ठीक है। दूसरी नदी है साबरमती। साबरमती नदी, साबरमती ट्रेन भी है, और साबरमती में आश्रम भी था। किसका था? अच्छी तैयारी। महात्मा गांधी का वहां पे आश्रम भी था, साबरमती के किनारे ही था। एक महत्वपूर्ण शहर है अहमदाबाद, वो इसके किनारे ही है। तो साबरमती का उद्गम जो है उदयपुर में, उदयपुर कहाँ है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, राजस्थान में है उदयपुर। उदयपुर का एक और उपनाम है क्या? झीलों का शहर। हाँ, उदयपुर झीलों का शहर उसको बोलते हैं। हाँ, नैनीताल भी है, पर उदयपुर को राजस्थान के झीलों का शहर भी बोलते हैं, ठीक। और जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी शहर। क्यों गुलाबी शहर बोलते होंगे? हवा महल के कारण। क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है उसकी जो चट्टान है वो लाल कलर के होते हैं, हल्के लाल कलर के, मतलब नियर अबाउट पिंक, पिंक नहीं, नियर अबाउट पिंक। और वहाँ पे ज्यादातर जो लोग घर बनाते हैं या वहाँ पे पुराने राजाओं के महल हैं, बहुत सारे महल हैं, तो सभी महल जो है वो उन्हीं चट्टानों से बने हुए हैं। तो वो पूरे शहर में जहाँ भी कोई मोन्यूमेंट है, कोई स्मारक है, तो आप जाएंगे तो पिंक कलर का ही दिखेगा, पिंक कलर का ही दिखेगा। हल्दी घाटी क्या करें? हल्दी घाटी पीली, हल्दी घाटी पीली क्यों है?
पीले कलर का है क्या? नहीं, हल्दी कलर का। तो घाटी घाटी मतलब वैली होगा और वहाँ पे हल्दी बोई जाती होगी, इसको मुझे बता दीजिए। चलिए, अच्छा प्रश्न है, देखा जाएगा कि हल्दी घाटी पीली क्यों है। अगर जयपुर पिंक हो सकता है तो हल्दी घाटी को पीली होना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है। आइए, हल्दी हल्दी होता है, हल्दी गिर गया हो सकता है हल्दी गिर गया होगा। हालांकि हल्दी का वो क्षेत्र है नहीं। हल्दी के लिए ठंडा क्षेत्र चाहिए, हल्दी के लिए गर्म क्षेत्र नहीं, गर्म क्षेत्र है। वहाँ पे ज्वार, बाजरा, कोदो, मोटा अनाज होता है। मोटा अनाज को अब क्या नाम दिया गया है? श्री अन्न। मिलेट तो अंग्रेजी उसका नाम दिया है श्री अन्न। मोदी सरकार ने उसको नाम दिया है श्री अन्न। श्री बने लक्ष्मी, अन्न बने अनाज। तो वो अनाज जिससे लक्ष्मी का नाम, मतलब आजकल उसका बहुत फेमस हो रहा है ना, बहुत लोग खा रहे हैं। उसके महत्व को पुनः बताया जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा होता है भाई। उदयपुर है जयसमंद झील। जयसमंद झील, वही उसी झील से इसकी निकासी होती है, इसका उद्गम होता है। जयसमंद झील से, उदयपुर से इसकी निकासी होती है। सर ये जयसमंद झील है। हाँ हाँ, जयसमंद झील है। इसकी लंबाई जो है 371 किलोमीटर है टोटल। 371 किलोमीटर। और कहाँ जाके गिरेगी? अरब सागर। अरब सागर, और अरब सागर में भी या जो कोना देख रहे हैं ना, ये कोना जो देख रहे हैं, हाँ, खंभात की खाड़ी, इसको बोलते हैं खंभात। खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी में जाकर के वो गिर जाती है। एक और नदी है लूनी। लूनी नदी। लूनी, हाँ, लूनी। अरावली में ही है नाग पहाड़ी। नाग स्नैक वाला नाग पहाड़ी। तो ये नाग पहाड़ी से ही निकलता है। आइए आइए, 495 किलोमीटर लंबी है नाग नाग पहाड़ी। क्या नाग? हाँ, नाग पहाड़ी। लूनी क्या बता है? नदी, लूनी नदी है। हाँ, और उसके नीचे नाग पहाड़ी, वही वो नाग पहाड़ियों से निकलती है। अरावली में ही, अरावली तो पर्वतमाला हो गया, नाग पहाड़ी है, वहां से निकलती है। हाँ, ये चली जाती है भाई खंभात की खाड़ी। और सर कितना किलोमीटर होता है 10 पर? हाँ, कितना किलोमीटर? ये कौन सी लूनी? 495। 495 किलोमीटर। ओके ओके। नाग पहाड़ी 400 कम आवाज है, 495 किलोमीटर। बता दें? हाँ सर।
एक और है पर्वत नदी घग्गर। घग्गर नदी, घग्गर नदी एक पौराणिक नदी है, मतलब पुराणों में, जिसका नाम था सरस्वती, सरस्वती नदी। तो कहा जाता है कि यह सरस्वती नदी का अवशेष है। ये वर्तमान में सरस्वती नदी तो नहीं है, ना पर सरस्वती नदी का अवशेष है। अवशेष मतलब बचा हुआ हिस्सा है सरस्वती नदी का इस नदी में। हाँ, इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है और इसकी खासियत है कि जहां से चलती है वो रास्ते में ही धीरे धीरे करके लुप्त होती चली जाती है। मतलब वो मिट्टी में ही लुप्त हो जाती है, वहां की बलुई मिट्टी में ही लुप्त हो जाती है। 500। और पता है कहां से चलती है? बहुत लंबी है। ये चलती है, एक जगह है कालका। आपको पता है कहाँ है? टूरिस्ट प्लेस है, हिमाचल प्रदेश में। कालका शिमला, हाँ कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में है। तो ये कालका से हिमाचल प्रदेश से चलती है, कालका से। तो कालका से पंजाब राजस्थान फिर गुजर जाती है, फिर उसके बाद पंजाब हरियाणा से होती है, फिर राजस्थान में गुजर जाती है और राजस्थान में आकर के लुप्त हो जाती है। इसलिए इसको मौसमी नदी, अंग्रेजी में इसको एफिमेरल रिवर बोलते हैं। एफिमेरल, मौसमी नदी है ये। हाँ, जब बारिश होता है या जब यहाँ पे बर्फ पिघलता है तब ये नदी बनेगी और धीरे धीरे करके आकर के ये रास्ते में सूख जाती है। ये जिला का नाम है हनुमानगढ़, जहाँ पे ये सूखती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। इन क्षेत्रों में आकर के ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। राजस्थान में है। हाँ, जिला है, ये लुप्त हो जाती है। आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास पढ़ते होंगे तो हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता में कुछ गांव, उस समय तो गांव ही थे, मतलब नगर क्षेत्र थे। गांव कब बने? जब हड़प्पा समाप्त हो गया, फिर 1500 सालों का गैप हो गया और फिर उसके बाद से जब वैदिक पीरियड शुरू हुआ तो उस समय गांव से ही उत्पत्ति हुई। तो जब हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था, मतलब वो अपने चरम पे था, तो कुछ शहरों के नाम आप सुने होंगे। राखीगढ़ी, बनावली, सुना है? राखीगढ़ी और बनावली सब इसी की किनारे है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण नदी है। और ये प्रश्न तो दो नदियों का नाम मैं बताऊंगा, पहली माही नदी और दूसरी घग्गर, जो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण, कहीं भी हो सकता है। अब तो मेंस का पैटर्न ही ऐसा होता जा रहा है, मान लो पूछ सकता है कि राजस्थान के नदी तंत्र के बारे में क्या उल्लेख करें, तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही राजस्थान की नदियां कौन कौन सी? लूनी, माही, साबरमती और घग्गर। बाकी छोटी छोटी नदियां हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। जो राजस्थान जिसको स्पेशल देना होगा, राजस्थान पीसीएस जिसको, RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो उसके लिए वो महत्वपूर्ण, जवाई, सूकी, कंगड़ी, संगड़ी ऐसे नाम, लोकल नाम। राजस्थान देना है हरियाणा हिमाचल प्रदेश नहीं, राजस्थान की परीक्षा देनी है क्या? जब देनी होगी तो आप उसका लोकल पढ़ के जाएंगे। बहुत, अगर 100 प्रश्न पूछता है तो 60 प्रश्न राजस्थान में पूछता है, इसलिए बाहरी लोग नहीं हो पाते। इतना महत्वपूर्ण। चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियां।
प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीप क्या होता है? एक और स्थल भाग से और तीन और हाँ। तो ये प्रायद्वीप इसलिए बोला जाता है कि देखिए पूरा ये जो भारत है इधर से, और ये अभी यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। ये बोर्ड पे ऐसे दिख रहा है, ये कई किलोमीटर है, इतना नुकीला नहीं है, इतना नुकीला नहीं है जितना बोर्ड पे है, कई किलोमीटर है। तो एक क्षेत्र ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो तीन ओर से हो गया, और इधर से नहीं है, तो इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत, अब मैं बताया था कि जब गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर बढ़ रहा था तो उसके रास्ते में एक विशाल भूखंड आया जिसका नाम था लॉरेशिया। लॉरेशिया, ठीक है, याद है लॉरेशिया किसका नाम है? हाँ, लॉरेशिया याद है ना? लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड की कहानी याद है? जी सर। तो लॉरेशिया से जाकर के जब टकराया तो पहला जहां पे वो टक्कर हुआ उस जगह का नाम था द्रास। द्रास आर्मी का बेस कैंप भी है द्रास में, अभी है द्रास, वो कश्मीर में है, वहां पे बेस कैंप है। तो द्रास में टकराया और टकराने की वजह से शीर्ष भूमि पर कई क्रैक आए। 3 क्रैक महत्वपूर्ण है। एक क्रैक तो यहाँ पे आया था जो टूट गया और समुद्र में चला गया, ठीक है, और एक क्रैक यहाँ पे आया था, 2 क्रैक था, सतपुड़ा और विंध्य। इधर से विंध्य है और ये सतपुड़ा है, तो एक क्रैक यहाँ पे और फिर सतपुड़ा के दक्षिण दूसरा क्रैक, ठीक, जिसको बोलते हैं रिफ्ट। भूगोल में उसका नाम है, अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्ट, रिफ्ट घाटी, उसको रिफ्ट घाटी। तो ये दोनों नदियां जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। पहले ही क्लास में हमारा परिचय हुआ था तो हमने आपसे बताया कि अमरकंटक, अमरकंटक वहां पे जिला है अनूपपुर, अनूपपुर। तो अनूपपुर और अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, 2 नदियां पश्चिम की ओर और एक नदी पूरब की ओर। जो पूरब की ओर नदी है वो सोन नदी, याद है? जो पूरब की ओर नदी चली जाती है सोन नदी, और आगे जाकर के वो बिहार में जाकर के गंगा में मिल जाती है। और दो जो नदियां हैं, एक नर्मदा है, दूसरे ताप्ती। तो नर्मदा के बारे में देखते हैं। नर्मदा पहला फैक्ट क्या हुआ कि अमरकंटक पठार से निकलती है, अनूपपुर जिला से। अनूपपुर कहाँ पड़ता है? देवरिया में, हरियाणा नहीं भाई, मध्य प्रदेश। हाँ, क्या चीज? अच्छा, रीयूनियन द्वीप से जो प्रायद्वीपीय भारत का जो निर्माण हुआ था, जब वो गोंडवाना लैंड का ही वो छोटा गोंडवाना लैंड भी कई टुकड़ों में टूटा था। क्या? हाँ हाँ, अब क्या? जैसे रीयूनियन से जब टकराया ना, जब मान लीजिए कि ऐसे में बताया था कि जैसे रीयूनियन, जैसे यहाँ से ऐसे पहले से था और रीयूनियन, और ये प्रायद्वीपीय भारत मतलब वो पूरा हिस्सा जो था वो चल रहा था, तो टकराने की वजह से ये रीयूनियन पे एक पहले से ज्वालामुखी का कैप था, ठीक, वो टूट गया तो पूरा मैग्मा ऊपर आ गया। ऊपर आने की वजह से पूरा स्तर बह गया, फैल गया, इसलिए इसका निर्माण जो हुआ वो चट्टानी स्वरूप का होगा, इसलिए भूकंप वगैरह नहीं आती है, ठीक। और बाद में उसके तो टक्कर होते ही रहते थे, तो क्रैक किसी एक ही वजह से नहीं हो गया, बस इतना याद रखना है कि क्रैक जो हुआ वो चट्टानों के टकराहट की वजह से, टूट की वजह से हुआ। और जो द्रास में जो चट्टान टकराए थे, द्रास में जो दोनों का जब टक्कर हुआ था तो वहां पे बड़े बड़े दरार पड़े, ठीक है ना। तो रीयूनियन को आप याद रखेंगे किससे? प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानी संरचना के कारण, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत पे लावा का जो फैला हुआ, मैग्मा का जो फैला हुआ, मैग्मा और लावा में क्या अंतर है?
जब बाहर आ जाएगा तो लावा कहाँ तब से बैग बाहर। जब हवा से सूखेगा, आप उसको YouTube पे देख सकते हैं, अभी भी कई जगह ऐसे निकलता रहता है, जैसे एकदम जैसे लोहा पिघला दिया जाता है और वो पानी जैसे फैलता है, शहद जैसे। शहद को समझिए कि एकदम थोड़ा विस्कस होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। और इसी में नर्मदा नदी वहां से होकर के बहती है, तो अमरकंटक पठार से होकर बहती है। उसके जो रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, पथरीले, कंकरीले, चट्टानी। तो कई जगह वो सीढ़ियों से होकर के भी उतरती है, बताया था, कई जगह सीढ़ियों से होकर के भी उतरती है। तो इसकी वजह से उसका जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा अपने स्थान पे मलबा नहीं इकट्ठा करता, उसको जमीन मिलती नहीं है काटने के लिए, तो वो सीधे कंकर पत्थर लेकर के आगे बढ़ती है। जबलपुर के पास वो आप देखें, वो सीढ़ियों से उतरती है। तो वहां पे एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसका नाम है भेड़ा घाट और धुआंधार। ये वाटरफॉल है, भेड़ा घाट और धुआंधार। वहां पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। जब आप लोग नौकरी पा जाइए तो आप भी जाइए। जी सर। ठीक है, हाँ हाँ, तब फिर ये लेक्चर आपको याद आएगा, ठीक है ना। हाँ, इसकी जो नर्मदा नदी की अमरकंटक से लेकर के और पूरा इधर यही आ जाती है, थोड़ा सा मैं ऊपर बना दिया हूँ, ऐसे चलती है। तो अरब सागर में गिरने तक इसकी जो लंबाई है वो टोटल 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं जो मध्य प्रदेश विशेष की तैयारी करता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश विशेष ने भी पूछा है दो नदियों के बारे में। तब एक का नाम है तवा, रोटी बनाने वाला तवा, और दूसरे का नाम है सीर। जंगल लोकल नदियां हैं तवा और सीर। और तो बाई और तो शेर हो गया, और दाहिनी और हिरनी है, हिरनी। जंगले बता देंगे। तो बाई दाहिनी और हिरनी और बाई और तवा और शेर, ठीक है। तो बहुत आसान है याद रखना इसको। इस पर एक डैम बना है, ये गुजरात से भी होकर के बहती है। तो जब ये गुजरात में आती है तो एक इस पर बना है सरदार सरोवर डैम है, बांध है। बांध नाम है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर एक समय बहुत विवादों में था, क्योंकि जब ये बन रहा था तो कई गांवों को वहां से खाली कराया गया था कि मान लीजिए कि भविष्य में अगर ये बांध टूटता है तो पूरे जो गांव है वो इसमें समा जाएगा। अभी हुआ है ना, धराली की घटना हुई है ना, कभी कभी बांध टूटते हैं। तो वहां पर भी और फिर पुनर्वास नहीं किया गया था, तो इसलिए वो लोग काफी आंदोलन कर रहे थे। तो उसमें एक नाम बहुत फेमस हुआ था, मेधा पाटेकर। नाना पाटेकर नहीं, मेधा पाटेकर। वहां पे एक किसी सरदार सरोवर के पास एक छोटा सा द्वीप है। नदियों में भी कई बार द्वीप बन जाता है, तो नदियों के पास द्वीप है और उसका नाम है साधु बेट। साधु बेट, और साधु बेट पे ही सरदार पटेल की एक बहुत ऊंची मूर्ति है। लगभग कितनी है वो? 82 मीटर है क्या? 183 मीटर है। और उसका क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इसी
सरदार सरोवर के पास साधु बेट द्वीप पर वो नदी वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। एक और बात है बरगी, सरदार सरोवर और बरगी। सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पे बना है और नर्मदा उसी के पास सरदार सरोवर के ही पास एक द्वीप है। हाँ, जो नदियों के बीच थोड़ा सा खाली जगह होता है ना, जो किनारे किनारे होकर के वहां पे नदी बह जाती है, उस जगह को क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। तो वो उस द्वीप का नाम है साधु बेट, और साधु बेट पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मतलब सरदार पटेल की बड़ी ऊंची मूर्ति है, एक टूरिस्ट स्पॉट है वो भी। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो असम से होकर के वो नदी जब बहती है, ध्यान दीजिए, असम से होकर के जब नदी बहती है तो वहां पर एक द्वीप है माजुली, माजुली। और माजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली परीक्षाओं में अनगिनत बार पूछा है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, रिवर आइलैंड। दुनिया का मतलब सभी नदियों में जो द्वीप पाए जाते होंगे, तो सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप। बरगी डैम इसी पर है, इसी सरदार सरोवर से थोड़ा सा आगे है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी, असम स्टेट, और अब माजुली को एक जिला घोषित कर दिया गया है। कितना बड़ा है? जब पूर्वोत्तर भारत पढ़ रहे थे तो उसमें एक और फैक्ट है, बता दे रहे हैं, जैसे याद आ गया तो बता दे रहे हैं, परीक्षाओं में पूछा भी है। मणिपुर में एक झील है लोकटक, याद है? आप जानते होंगे, मैप लोकेट किए होंगे, तो लोकटक झील, लोकटक झील में बारी में एक हिरण पाया जाता है। हाँ, यस, उसका नाम है डांसिंग डियर। नहीं, कस्तूरी नहीं, क्या नाम है? डांसिंग डियर, नाचता हुआ हिरण, नाचता हुआ मृग। हाजी, नदी में मोर रहेगा। बता रहे हैं, उसी की कहानी बता रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकटक झील है, लोकटक झील में राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान में हिरण है, वो नाच रहा है। यही तो कहानी बता रहे हैं। जैसे लोकटक झील है, लोकटक झील में बहुत मात्रा में वहां पे जैसे मिट्टी है, तो मिट्टियों पे ये पेड़, छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं, घासें उग जाती है, घास, और बड़ी मोटी घास होती है। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, उसमें शैवाल है, शैवाल पे कुछ आकर के फंस गया, ठीक, और वहां पे थोड़ा थोड़ा मिट्टी का इकट्ठा होता गया और धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। तो ये लोकटक झील का नेचर है कि वहां पे अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, उसके किनारे किनारे थोड़ा सा जमा हो गया, तो ये बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे गोल गोल वो एक प्लॉट बन जाता है, छोटा छोटा, उसको बोलते हैं फुमडीस। और फुमडीस पे वो कभी कभार, जैसे मान लीजिए कि दो एक कहीं पास है और हिरण यहाँ किनारे खड़ा है, ये तैरता रहता है, तो हिरण यहाँ किनारे खड़ा है, तो अपने भोजन की तलाश में कुछ घास वास देख करके वो इस पे आ जाता है, और वैसे वो थोड़ा थोड़ा जंप करता है ताकि वो उसका बहाव हो, तो इसलिए दूर से देखने से लगता है कि वो नाच रहा है, इसलिए उसको डांसिंग डियर कहते हैं। वो फुमडीस में पाया जाता है। फुमडीस कहाँ पे? ठीक है, इसीलिए उसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, बहुत मात्रा में वहां पे जीव रहता है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, फुमडीस और डांसिंग डियर, 3 कीवर्ड लिख के आपको याद आ जाएगा। बाकी हम नोट्स देंगे तो उसमें मेंशन करेंगे। कब देंगे? हमारा क्लास ही बहुत कम लग पा रहा है। हम तो चाहते हैं कि अगस्त सितंबर 15 सितंबर तक समाप्त कर दें, भूगोल खत्म कर दें,
लेकिन ये देखिए उतने दिन से अब लगा है, और वो भी छुट्टी के आज हमारी छुट्टी इस वजह से लगा है। हाँ, आज छुट्टी है। सर क्यों लगाया है? कागज हाँ? अरे भाई तो कौन ना भाई। क्या करें? लास्ट ईयर वो लगाया था, हाँ तो इसका कुछ कारण होगा। कारण छुट्टी नहीं रहती है ना, और ये क्लास 11 बजे से होती है, वहाँ वाली चीज तो ठीक थी, मेरे लिए ठीक थी, आप लोगों के लिए भले खराब नहीं, मेरे लिए ठीक थी। उसी टाइम पर आ गए। ठीक है, तो हम नर्मदा पे पुनः लौटते हैं। तो नर्मदा खत्म हो गया, कहाँ से अमरकंटक से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, 1312 किलोमीटर लंबाई अमरकंटक पठार से निकलती है। तवा और शेर बाई और हिरनी दाई नदी है। ठीक, सर ये तवा साधु पेट द्वीप पर सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है। इस पर सरदार सरोवर डैम और बरगी बांध है। हो गया, अमर इसके बारे में इतना ही पूछता। केबुल लामजाओ, हाँ, उसका नाम है, क्षेत्रीय नाम है केबुल लामजाओ। और ये जो रचना बनती है तालाब के अंदर, उसको बोलते हैं छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा 20-20 मीटर की, 10-10 मीटर की, उसको बोलते हैं फुमडिस। और फुमडिस पे वो डियर रहता है, जंप करता है ताकि वो बहाव हो उसमें, इसलिए उसको डांसिंग डियर कहते हैं। अगला है तापी नदी। तापी नदी भी रिफ्ट में ही बहती है। तापी नदी भी रिफ्ट में ही बहती है, रिफ्ट घाटी में बहने वाली। रिफ्ट को हिंदी में भ्रंश बोलते हैं, भ्रंश। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली की नदी है। ठीक वही लक्षण है जो नर्मदा का है, क्योंकि उसके पैरेलल बहती है। ठीक है, इसके भी किनारे चले जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे स्थानीय स्तर पर उसका महत्व है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है। वहां भी आपको मिल जाएंगे टूरिस्ट स्पॉट, मतलब वाटरफॉल, ऐसे सीढ़ियों से उतरते हो वो भी बहती है। और इस पर एक फेमस डैम है जिसका नाम है उकाई, वो आगे चल करके आगे पहले देखिए। भ्रंश घाटी भी बहती है, और जहां से ये निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, बताया था अमरकंटक, लेकिन इसका जो जिला है, जिला बदल जाता है। इसका नाम है बैतूल, वो बताया था अनूपपुर नर्मदा का, तो उसका जिला अलग है, इसका जिला अलग है। अमरकंटक पठार पे और इस इधर अनूपपुर है और इधर नीचे बैतूल है। बैतूल से निकलती है, अमरकंटक ही पठार है। आज तक जिला का नाम नहीं पूछा, जिला का नाम नहीं पूछा है। यूपी के दृष्टिकोण से, यूपीएससी के दृष्टिकोण से, या बिहार में जाओ तो बिहार के दृष्टिकोण से, कभी जिला नहीं पूछा। जिला क्या बताया? जिला डिस्ट्रिक्ट नहीं बताया, नहीं कुछ तो बताया। जिला नहीं पूछता है भाई। ऐसे आगे चलती है। और इसकी जो बाई ओर की जो नदियां हैं, बाई ओर की सहायक नदियां हैं, पूर्णा और गिरना। इधर से जो नदी बहेगी उसका नाम है पूर्णा और गिरना। पूर्णा और गिरना। पंजरा, ये पंजरा, सर ये किस साइड पे? ये सब तीनों बाई ओर की नदियां हैं, पूर्णा, गिरना और पंजरा। और दाहिनी ओर की जो नदियां हैं, सूकी, आनेर, सूकी और आनेर, ये दाहिनी ओर की नदियां। और इस पर जो डैम है, मतलब बांध, उसका नाम है उकाई।
परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत 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 महत्वपूर्ण। उकाई, भाई डैम हाँ, उकाई डैम तो नर्मदा और ताप्ती का चैप्टर खत्म। मिटा दे। सर अब आते हैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा में जो नदी है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और थोड़ा सा पकड़ लीजिए आंध्र प्रदेश। तो इन क्षेत्रों में एक नदी है जिसका नाम है महानदी। महानदी महानदी उड़ीसा की मुख्य नदी है। जैसे हम लोग बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? कोसी नदी को। और बंगाल का शोक किसको? दामोदर नदी को। उसी तरह से उड़ीसा का शोक महानदी को भी बोलते हैं। लेकिन हीराकुंड बांध बन जाने की वजह से अब ये दर्जा समाप्त हो गया। हीराकुंड बांध बन गया तो अब उतनी परेशानी नहीं है, इसलिए अब ये शोक नहीं रहा। ठीक है, अब इसको शोक नहीं। ये जो है छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्र है दंडकारण्य। आपने नाम सुना है? रामायण में भी सुना होगा इसका। दंडकारण्य, दंडक अरण्य, अरण्य माने जंगल। जंगल की क्या क्या परिभाषा है? हिंदी भी और अंग्रेजी भी साथ साथ चलता रहे, ठीक है ना? हिंदी और अंग्रेजी की भी साथी तैयारी साथ साथ रहनी चाहिए। दंडक और अरण्य, अरण्य माने जंगल, जंगल का विपिन, अटवी, अटवी, विपिन, ये सब जंगल में ही नाम है, तो अरण्य भी नाम है। तो दंडक प्लस अरण्य दंडकारण्य। दंडकारण्य भूगोल के दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पठार है। पठार, पठार कौन सा जगह होता है? पर्वत से केवल नीचे पहाड़ियों के आवर्धन के फलस्वरूप जो क्षेत्र बचा होता है वही पठार। ठीक है, फिर भी वहां पे एक क्षेत्र बचा हुआ पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ है, सिहावा, सिहावा पहाड़ी। ठीक, और सिहावा पहाड़ी से ये महानदी निकलती है। जिला हो जाएगा रायपुर। ये दंडकारण्य पठार कभी अपने लिए अभी भी है थोड़ा सा, लेकिन इनएक्टिव हो गया है, नक्सलवाद के लिए जाना जाता है। बहुत नक्सलवाद। वही राम ने वध किए थे। हाँ? वही राम ने वध किए थे। हाँ, लेकिन अभी वर्तमान में वो नक्सलवाद के लिए जाना जाता है। रामायण के हिसाब से जटायु वध हुआ था, क्या बात है? क्या हुआ था? अच्छा, ताड़का। नदी ऐसे निकल करके ऐसे आगे बढ़ती है, तो ये सिहावा पहाड़ी हो गया, और जहां पे गिरेगी वो कौन सा हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। ठीक, बंगाल की खाड़ी। जो बाईं ओर की इसकी सहायक नदियां हैं उसका नाम, एक का नाम है शिवनाथ, शिवनाथ। ठीक, ठीक। दूसरी नदी है हसदो, दाहिने से मिलने वाली है। हसदो, हसदो, चलिए दाहिने किनारे से मिल रही है। हाँ? दाहिने किनारे से मिल रही है। बाएं, हसदो, ठीक है? और ये हाँ, बाएं से है, बाएं से। दूसरी है मांड या मंड,
और ये एक है ईब। लगभग सभी बाईं ओर की नदियों के बारे में पूछा है। हाँ। और ज्यादातर ये पूछता है बिहार और झारखंड की परीक्षा में। बिहार और झारखंड का पीसीएस जिसको देना होगा उन नदियों के बारे में खास तौर पे पढ़ के जाएगा। हाँ, लोकल नदियां हैं। ये ना तो ये और दाहिनी ओर की नदियां हैं जोंक, ओंग मतलब पनिया बताओ। और तेल 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 जो ओंग और तेल। चूंकि ये क्षेत्र जो है ना वो ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, इसलिए उनका जो नाम का पैटर्न है वो इसी तरह का अजीब है, जैसे हंसदो। हाँ, वो ओंग एक खुद ही ट्राइब है। ओंग और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 85 फीट 858 फीट। ठीक है सर। जहां पे ईब नदी है वहीं पे एक बांध बना है इस पर फेमस, हीराकुंड। हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध बन जाने की वजह से बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय पर एक मल्टीपर्पज है, मतलब सिंचाई भी होगा, पेयजल भी होगा, बिजली भी बनेगा, सब होगा उससे। तो हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध बन जाने की वजह से इसका जो बहाव था वो कंट्रोल हो गया, तो इसका फैलाव बहुत नहीं हुआ। यहाँ बड़ा रिजर्वायर बन गया, जलाशय बन गया, उसकी वजह से ये कंट्रोल हो गया और इसका बाढ़ क्षेत्र सिकुड़ गया, जिसलिए पहले इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता था, तो अब नहीं कहता। इसी तरह से कोसी का भी कुछ हो जाता तो बिहार बन जाता। अभी देखिए बहुत बाढ़ है उधर। यहाँ इंडिया में नहीं है ना, जहाँ कटाव होता है वहीं पे नहीं है, लेकिन उसका एहसास है कहाँ पे बांध बना है, काटती चली जाती है। हाँ, इस पर ही तो तरीका है प्रश्न पूछने का। एक आखड़ा नांगल है और एक है हीराकुंड है। तो हीराकुंड जो है ग्रेविटी डैम है, ऊंचा ऐसे करके। तो इस मामले में आपको प्रश्न किस तरह से पूछता है, जैसे ग्रेविटी डैम के बारे में पूछेगा, प्रश्न देंगे हम, कराएंगे, प्रश्न भी कराएंगे। अभी जब ये खत्म हो जाता है, जब नदियों को पढ़ लेंगे, तो अब तक हम लोग जो पढ़े हैं उसका एक सेशन ले लिया जाएगा जिसमें प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो और कंसेप्ट लिया। जी सर। ठीक है, इसके बाद से आती गोदावरी नदी। गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी जिस तरह से गंगा की प्रतिष्ठा है उत्तर भारत में, वैसे तो संपूर्ण भारत में है, लेकिन मतलब धार्मिकता के दृष्टिकोण से, उसी तरह से दक्षिण में भी इसकी प्रतिष्ठा है गोदावरी नदी, और इसको दक्षिण की गंगा बोलते ही, दक्षिण की गंगा। तो एक तो इसका उपनाम हो गया दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, और ये दक्षिण की सबसे लंबी नदी भी है। जैसे उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी, वैसे तो संपूर्ण भारत की सबसे लंबी नदी, लेकिन दक्षिण में अगर केवल दक्षिण उत्तर में अगर भेद किया जाए तो ये भी सबसे उधर की सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। लंबाई 1465 किलोमीटर लंबाई।
हमने बताया था सह्याद्री पर्वतमाला, और सह्याद्री पर्वतमाला किधर है? पूर्वी घाट पे, पश्चिमी घाट से, पूर्वी घाट पे नहीं, थोड़ा कंफ्यूज करने में ठीक रहता है, कंसेप्ट क्लियर होता चला जाता है। पश्चिमी घाट पे है, ठीक है, सह्याद्री पर्वतमाला, और उसका फैलाव ऐसे सीधा थोड़ी है, उसका फैलाव भी है थोड़ा। तो उसका फैलाव जो है, मान लीजिए अगर ऐसा है, अगर ऐसे चल रहा है तो थोड़ा सा ऐसे फैलता हुआ चलता है। तो एक जगह पड़ता है त्रयंबकेश्वर, सुना है जी सर। त्रयंबकेश्वर जिला नासिक, तो नासिक जिला में त्रयंबकेश्वर, वहां पे एक ज्योतिर्लिंग भी है, शंकर जी का मंदिर है, है। तो वहां पे वो त्रयंबकेश्वर पहाड़ियां हैं, और त्रयंबकेश्वर से ही इसका निकासी होता है, ठीक है। त्रयंबकेश्वर से ही वो बंद करके चलती है। इसके अलावा इसके साथ बहुत सारी नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे ये तो त्रयंबकेश्वर हो गया। त्रयंबकेश्वर, और यहाँ पे एक नदी है, इसकी सहायक नदी है दरना नदी। दरना, ये जो है कलसुबाई चोटी से निकलती है। पीसीएस मेंस में इसके बारे में पूछा, उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा में जब बहुविकल्पी प्रश्न आते थे, अब तो डिस्क्रिप्टिव होते हैं ना, पहले बहुविकल्पी भी होते थे, 2 पेपर होता था, तो उसमें पूछता था इसके बारे में, दरना नदी कहां से निकली? तो कलसुबाई चोटी से निकली है, और जाकर के गोदावरी नदी में मिल जाती है। एक और नदी है प्रवरा, हाँ प्रवरा, इस दाहिनी और की सहायक नदी प्रवरा नदी। और प्रवरा भी, इसको सह्याद्री ही बोलते हैं, कि सह्याद्री से निकलती, सह्याद्री से निकलती है प्रवरा। एक और नदी है मूला, ये वो भी यहीं से निकलती है, मूला, ठीक है, मूला। अब मध्य प्रदेश में इधर महाराष्ट्र का ही एकदम नीचे वाला जो क्षेत्र है, उधर बालाघाट पहाड़ी पड़ता है। बालाघाट पहाड़, तो वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंजीरा। मंजीरा, मंजीरा नदी। फिर ये नदी और आगे बढ़ती है, और जब ये गिरने वाली होती है ना, जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती है, तो एक यहाँ पे नदी है किन्नर सानी, किन्नर सानी, किन्नर सानी नदी। तो ये सभी जो है, ये दाहिनी और की सहायक नदियां हैं। बाकी इधर से पूर्णा, पूर्णा पूर्णा नदी है। एक और नदी है यहां से, जिसको बोलते हैं पैन गंगा। पूर्णा, पूर्णा, पूर्णा नहीं, पूर्णा, पूर्ण, पैन गंगा नदी है। और पैन गंगा नदी की एक सहायक वर्धा, और इसकी एक और सहायक है वाण गंगा, चाहे वैन गंगा।
पैनगंगा। और जब ये तीनों नदियां, जैसे ये पैनगंगा है, वर्धा है और वैनगंगा, जब यहाँ तक आती है तो अलग अलग नाम से आती है, लेकिन इसके बाद ये बोली जाती है प्राणहिता। तो ये प्राणहिता के नाम से ये गोदावरी में आकर के मिलती है। एक और महत्वपूर्ण नदी है जो छत्तीसगढ़ में बहती है और इसमें आकर के मिलती है, इसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती नदी। कालाहांडी का नाम सुना है? कालाहांडी, कालाहांडी ये प्राणहिता नदी है। पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा का जब एक को मिल जाता है, थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है ना कई लोगों को, हल्की हल्की मौसम ठंडा है हल्की हल्की नींद आ रही है, आती है सुबह सुबह। और एक और इधर से इसके गिरने, इसमें से गिरने से पहले एक नदी आती है साबरी, साबरी नदी, साबरी। हाँ, कुछ इस पर फेमस डैम है, बांध है। एक है जायकवाड़ी, जायकवाड़ी, जायकवाड़ी बांध पूछा है। जायकवाड़ी जो है ये भी पूछा है कि वो कहाँ है, तो गोदावरी नदी में, और लेकिन है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। एक है श्री राम सागर, श्री राम सागर जलाशय है, प्रोजेक्ट है, ये तेलंगाना में है। और एक है पोलावरम, तो जायकवाड़ी और पोलावरम के बारे में मिलान करने को आता है, कई बार पूछा है। मिलान मतलब किस नदी से है, किस नदी से इसका संबंध है, किस नदी से बना है, या किस राज्य में। पोलावरम आंध्र प्रदेश, श्री राम वाला तमिलनाडु में हाँ? श्री राम वाला तमिलनाडु, नहीं, तेलंगाना, तेलंगाना तमिलनाडु तो एकदम नीचे है ना। और एमएच महाराष्ट्र, कुछ इस पर वाटरफॉल है, जलप्रपात। है तो बहुत, लेकिन कुछ फेमस है जिसका नाम मैं बता दे रहा हूं। धन्यधारा, धन्यधारा जो गोदावरी में ही है। धन्यधारा, कुंठल, कुंठल, हाँ, वाटरफॉल, हाँ, जलप्रपात मतलब वाटरफॉल, झरना, ठीक है। वाटरफॉल, वाटर पानी गिरता है पहाड़ों से तो उसको झरना बोलते हैं, हिंदी में जलप्रपात बोलते हैं, अंग्रेजी में वाटरफॉल बोलते हैं। उर्दू में, हाँ? उर्दू बताओ। उर्दू का चश्मा, चश्मा, हाँ, उर्दू में चश्मा बोलते हैं। उर्दू पढ़ा गया नहीं पढ़े नहीं है, लेकिन पढ़ा ऐसे हाँ। और
एक और है पंचदरला या पचदरला, पचदरला या पंचदरला। तो ये जो है गोदावरी नदी पे ही है, और गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं, एक ये इंद्रावती नदी है ना, इंद्रावती, तो इस पर भी एक जलप्रपात है जिसका नाम है, देख लेते हैं, चित्रकूट। चित्रकूट नहीं, चित्रकूट। उसको चित्रकूट बोलते हैं, चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी। ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रश्न पूछा है और चित्रकूट के बारे में लेके उसका लिखा है चित्रकूट, चित्रकूट लिखा है, लेकिन उसका जो ऑप्शन दिया है वो इंद्रावती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी दे दिया है, तो उसको आउट करने में आसान हो जाता है। तो चित्रकूट पे कौन सा है? चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है। इसके यहाँ बांध है ना? बात नहीं, जलप्रपात, वाटरफॉल है। सर ये जो 3 जलप्रपात लिखे हैं वो कहाँ पे स्थित है? ये सीधे सीधे गोदावरी पे ही है। गोदावरी। हाँ, ये गोदावरी पे ही है, और जो चित्रकूट है वो गोदावरी के सहायक इंद्रावती पर। तो इसकी सबसे प्रसिद्ध क्या है कि ये दक्षिण की गंगा है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, और दक्षिण की गंगा है। तो बड़ी में लंबी और चौड़ी दोनों को लेकर चलेंगे या बहाव को लेकर चलेंगे? और इसका ये भी बता रहे हैं, इसका जो कैचमेंट एरिया होता है, ये भी है, इसका कैचमेंट एरिया ज्यादा है। कैचमेंट एरिया कैपेसिटी। कैचमेंट एरिया मतलब जब उसमें बाढ़ आएगा तो जो फैलाव होगा अधिक होगा। कितना दूर तक है, जो उसका मुख्य धारा है, मतलब वो जो बहाव होता है वो कितने दूर में होकर के रहता है। हो गया। अब आती है कृष्णा नदी। कृष्णा 20 मिनट मिल जाएगा तो नदियां समाप्त है। हाँ हो जाएगा सर आएंगे ना अभी, सर इधर पास है। सर अभी 8 मिनट है। हाँ? नहीं, उसकी बात नहीं है, सर के आने तक। हाँ सर पढ़ाई। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है। तो बेटी तो महाराष्ट्र में कुछ हाँ हाँ, सह्याद्री पर ही एक पहाड़ी है महाबालेश्वर। जैसे गोदावरी का त्रयंबकेश्वर से निकला, वैसे कहां से निकलता है? महाबालेश्वर से। महाबालेश्वर से उद्गम है इसका। और महाबालेश्वर कहां पे है? किस पर है? सह्याद्री पर ही है। और सह्याद्री कहां है? पूर्वी घाट पर, पश्चिमी घाट। अब नहीं बोलेगी ना? अंग्रेजी पढ़ रही हो कि नहीं? अंग्रेजी नहीं पढ़ रही हो? क्या होता है सर? पढ़ना चाहिए, शुरू करो, लेट ना करो। भाषा सीखने में टाइम लगता है। एक अच्छा एक से सीखते 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 आते हैं 8 में कुछ लिखने लायक होते हैं, अपने मन से सोच के। 8 में नहीं होते हैं सर, 12 में होते हैं बोर्ड के पेपर में। मतलब साधारण जैसे गाय प्रतिबंध लिखे हो कहा जाएगा तो 8 में अपना दिमाग काम करेगा। बाकी अब फिर भी मोटा मोटे जैसे हल्का चीज कंप्लीट करना है सर 20 मिनट। हाँ हाँ बस हो जाएगा। चलिए करिए। कृष्णा महाबलेश्वर सतारा जिला है, जिला जो है इसका सतारा। महाबलेश्वर में जो महाबलेश्वर जहाँ पड़ता है वो महाराष्ट्र का सतारा जिला है। जैसे त्रयंबकेश्वर का था नासिक में, वैसे ये सतारा जिला है। और जाके कहाँ गिरेगा ये?
बंगाल की खाड़ी में, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। महाबलेश्वर से ये निकलता है और इसके रास्ते में एक दाहिनी ओर की सहायक नदी है, फेमस नदी है कोयना, कोयना नदी। फिर उसके बाद चलती है वरना, वरना। एक नदी है, इसको बोलते हैं पंचगंगा, पंचगंगा दाहिनी ओर की सहायक नदी है। और क्यों पंचगंगा? क्योंकि ये 5 धाराओं से मिलकर के बनती है। पंचगंगा। इसके बाद से आती है मालप्रभा, मालप्रभा कर्नाटक से होकर आती है। फिर है घाट प्रभा, घाट प्रभा। और फिर एक आती है सबसे इस रूट पर जितने भी फेमस नदियां हैं उस सब में फेमस नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, जो 2 शाखाओं तुंग नदी और भद्रा नदी जब आपस में आकर के मिल जाती है तो जो शाखा बनती है वो तुंगभद्रा कहलाती है। तुंगभद्रा में ही एक बहुत फेमस, आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह है विजयनगर, विजयनगर इसी पर हरियाण और भूटान ने विजयनगर की स्थापना की थी तुंगभद्रा नदी के खिलाफ। अब बाईं ओर की सहायक नदियां, येरला, भीमा। जब ज्यादा प्रश्न पूछा है इसको तो भीमा नदी का एक पूछा है, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तो भीमा, टिंडी, भीमा पुणे में है। क्या सर वो क्या लिखे भीमा के बाद? डिंडी, डिंडी, दिल्ली है दिल्ली। और एक है मूसी, और इसी पर है हैदराबाद, इसी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पलेरू और मुनेरू 2 सहायक नदियां आकर के इसमें मिल जाती है। कोई ऐसा फेमस जलप्रपात इसमें नहीं है, जो छोटे छोटे हैं तो साउथ इंडिया के हिसाब से महत्वपूर्ण होंगे, वहां की परीक्षा में होंगे लोकल होने की वजह से। पर इस पर 2 जलाशय हैं, श्रीशैलम, श्रीशैलम और नागार्जुन, नागार्जुन सागर। श्रीशैलम और नागार्जुन सागर। बस कृष्णा में समाप्ति दिख रहा है।
बस ये समाप्त होते ही नोट्स दे दीजिएगा सर। जो पिछला दिए थे वो सबको मिला था, मैप साइज बना रहे हैं उसको, अब जो देंगे वो भी देंगे और पूरा अब तक का कंप्लीट देंगे। हाँ जो अब तक आप पाए हैं ना उसमें मैप नहीं है। हाँ सर, मैप नहीं है। मैप वो नहीं है जो आप पढ़ाए थे, वो मैप नहीं है। जो आपसे देंगे उसको लिखिए। मेरे हाथ से बनाया हुआ मैप नहीं है। और वो जो मैप है वो लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परीक्षा के हिसाब से बनाए नहीं है। तो मैं उन मैप को ड्रॉ करके दे दूंगा। 2-3 दिन इधर छुट्टी है, हो सकता है क्लास लगे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ लगा सकते हैं, हम लोग बोल लेंगे सर। आप लोग बोलिएगा तो शनिवार को छुट्टी है। आपका पेमेंट नहीं मिल पाएगा सर मुझे। हाँ? अभी बात में पेमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा आएगा सर। अब विद्या में सर, किसान वो बोल रहे छुट्टी हैं। में बात अरे सरकारी आएगा। नहीं, उससे नहीं होता है। आएगा। सर अभी हम पेमेंट नहीं कराएंगे। अरे अरे सर पेमेंट से इससे नहीं मतलब है, क्लास से मतलब होता है। इसका बहुत टेक्निकल सिस्टम है। ये नहीं कि एक क्लास पढ़ा के गया तो इसका पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। पूरा पढ़ाएंगे तो। जितना पढ़ाना है उसका सारा पैसा एक के बाद लीजिए, पूरा पढ़ा। सर पहले मिल जाता है कि आज? आप लोग आने को तैयार नहीं, कल आइए, कल हम तो पढ़ा देंगे। बिल्कुल सर। नहीं तो लेकिन कल हमको लगता है खुला नहीं रहेगा। नहीं नहीं खुला खुला है, अगर लगेगा तो लगा लीजिएगा सबको, ठीक है? 10 बजे के बाद। अब 10 बजे हम अपने स्कूल में रहेंगे, हाँ सर। या वहाँ वाला करवा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ वहाँ जो चलता है उग्रसेन में, जहाँ पहले पढ़ते थे। अग्रसेन ना? अरे कहाँ पढ़ते थे? हाँ अरे सर आज थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। इधर ही जा रहे हैं बस। ठीक है, अब आइए कावेरी नदी पे। कावेरी दक्षिण भारत की लास्ट नदी है, सबसे बड़ी। छोटी छोटी तो है, बहुत डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड तो सब है, डिस्प्यूटेड कोई ऐसी नदी नहीं जो डिस्प्यूटेड नहीं है, सब पर विवाद है। हाँ, लेकिन कावेरी पर 4 राज्यों में विवाद है। और पांडिचेरी होगा तो बिना विवाद के इसे लपटा है। उसका कोई अपना विवाद नहीं है, वो है ही छोटा, लेकिन वो लपटा है। इस नदी की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। हाँ, और ये भी जो है निकलती है सह्याद्री के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पे? कर्नाटक में। कोई एक जिला नहीं है, कई जिलों में फैला हुआ है, इसलिए किसी भी जिले का नाम नहीं ले सकता। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से ये निकलती है। और जैसे निकलती, एक फेमस इस पर रिजर्वायर है, जलाशय है, वहां पे डैम बना हुआ है उसको रोकने के लिए। उसका नाम है कृष्णराज सागर। कृष्णराज सागर। हेमवती इसकी एक सहायक नदी है, बाईं ओर की। दूसरी है स्वर्णवती। तीसरी है सिंसा। चौथी है अर्कावती। और गिरने से पहले जाती है हेरांगी। बाएं किनारे की है। हाँ, हेरांगी। दाहिने किनारे पर है लक्ष्मण तीर्थ।
अमानी, काबिनी, काबिनी, और एक और थी अमरावती। अमरावती। एक यहाँ पे वाटरफॉल है, उसका नाम है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम। शिव समुद्रम ऐसी जगह है जहां भारत में पहली बार बिजली वहां बनाने का प्रोजेक्ट लगाया गया था, शिव समुद्रम में। लेकिन उससे भी एक पुराना है जो दार्जिलिंग में, बहुत पहले वही लग गया था, लेकिन परीक्षाओं में जब पूछा है तो उसका नाम नहीं पूछा है, इसी का पूछा है, शिव समुद्रम का। तो शिव समुद्रम जलप्रपात के पास एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो भारत की पहली इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। नहीं, वो वाला अमरावती नहीं, ये नदी है, लोकल नदी है वहां। और इसी पर एक और बांध है जो सबसे फेमस बांध है, कावेरी नदी की सबसे फेमस बांध, जिसको बोलते हैं मेटूर बांध। बांधों का प्रश्न अक्सर मिलान करके पूछता है, जैसे इधर से दे दिया उकाई, नागार्जुन सागर, कावेरी, मेटूर, और इधर 3 नदियों के नाम दे दिया और आपको मिलान करना है। ये बस क्या बताया? मेटूर बांध डैम है। एक डैम ये है कृष्णराज सागर, दूसरा है मेटूर कृष्णराज सागर। शिव समुद्रम का भी नाम लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर भी प्रोजेक्ट है। सर शिव समुद्रम जलप्रपात है, लेकिन वहाँ पे प्रोजेक्ट बना है ना, तो बिजली उत्पादन। हाँ, बिजली उत्पादन तो भारत में सबसे पहले वहीं पे बना था। तो ये हो गया, सभी नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया जहां से अब तक प्रश्न पूछा है। डिस्प्यूट क्यों है? एक नदी का और नाम बताते फिर बताते हैं। एक नदी है भरतपूजा। भरतपूजा नदी 2017 आरओ परीक्षा के मेंस एग्जाम में ये पूछा था, इसके बारे में पूछा था कि वो किन पहाड़ियों से होकर के निकलती है। नीलगिरी। हाँ, बस इतना ही पूछा था, किन पहाड़ियों से होकर के निकलती है। बाकी उसमें नीलगिरी, शिवराय और इलायची, एक और कोई ऑप्शन था। इलायची की पहाड़ियां, शिवराय की पहाड़ियां और नीलगिरी की। तो कहां से उद्गम है यही पूछा था। बाकी कावेरी का भी पूछा है आरओ परीक्षा में, ज्यादातर इस तरह की आरओ परीक्षा में पूछता है, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में। अगले साल फिर भर्ती आने वाली है समीक्षा अधिकारी। दरोगा की भर्ती आई है, कोई भरेगा? दरोगा वाले कैंडिडेट है कि नहीं यहाँ ना? दरोगा नहीं करना, अधिकारी वाले दरोगा कोई नहीं है ना? दरोगा अच्छी जॉब है, गाली भी सुनता है। कोई बात नहीं। जहाँ भी जो भी परीक्षा देनी होगी सब में पूछता ही है। ये निकाले तो सब निकाले। हाँ। अब इसको डिस्प्यूट जहां तक बात है हो गया तो मिटा दे इसको। हाँ सर।
डिस्प्यूट की जो बात है, विवाद की, नदी जल विवाद। एक तो आप देखेंगे पूरे भारत में अगर स्थानीय नदियों को छोड़ दें तो जो भी बड़ी नदियां हैं वो कई राज्यों से होकर के निकलती हैं। तो एक तो ये हो गया कि वो कई राज्यों से होकर के निकलती हैं, तो जहां से उद्गम है, मान लीजिए कि वहां पे पथरीली नदी हो गई तो वहां उसका फैलाव ज्यादा नहीं हुआ, तो निकली तो वहां से और सारा पानी लेकर के अगले राज्य में चली गई और अगले राज्य में उसको मिट्टी अच्छी मिल गई, तो सारा का सारा वहां से डिपोजिशन लाई दूसरे स्टेट में भर दी। तो नदी निकली कहां से और उसका लाभ कौन ले रहा है, तो इस मामले में भी है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि राज्यों के सीमांकन, पहला तो जल संसाधन का विवाद है, जल संसाधन, दूसरा है राज्यों का सीमांकन। कई बार क्या होता है कि जो इसीलिए नदियों को कई राज्यों में देखा गया है कि नेचुरल जो उनका बहाव क्षेत्र है, प्राकृतिक बहाव क्षेत्र है, वही दो राज्यों की सीमा भी है, उसी से निर्धारित किया गया है। कई बार वो नदियां अपना क्षेत्र बदल देती हैं, कई बार नदियां क्या करती हैं, क्षेत्र बदल देती हैं, तो उसी हिसाब से किसी राज्य का अपना छोटा बड़ा क्षेत्र भी हो जाता है, कई जिला कट करके दूसरे राज्य में चला जाता है, ये भी तो होता है। इसकी वजह से भी विवाद होता है, लेकिन जो मूल विवाद है वो जल संसाधन का है। कौन सा? जैसे गोदावरी को लेकर के भी है, ठीक है, गोदावरी को लेकर के भी समस्या है। जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना बन गया तो तेलंगाना भी उसमें आ गया, उसमें वो भी आ गया, नहीं तो पहले गोदावरी का इन्हीं दो में विवाद था, ठीक है। अभी प्राणहिता नदी के बारे में देखा, प्राणहिता भी बताया था ना, पैनगंगा, वर्धा और बाणगंगा के मिलने से बनती है, उस नदी को भी लेकर के विवाद है। महानदी पर भी विवाद है। तो दक्षिण भारत की लगभग सभी नदियों को लेकर के विवाद है और मूल जो विवाद है वो जल संसाधन को लेकर के है। लेकिन जल संसाधनों के साथ साथ राजनीतिक कारण भी उसमें आ जाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु वाला है और आंध्र प्रदेश वाला है, चाहे कर्नाटक वाला है, उन लोगों को जब आपस में राजनीतिक लाभ लेना होता है तो नदी जल को लेकर के वो एक ग्रुप बना लेते हैं और उनके बीच टकराव होता है और वो टकराव बड़ा हिंसक होता है, हिंसक होता है, वायलेंट होता है। हाँ, वो मारकाट कर लेते हैं, मुआ देते हैं। दक्षिण भारत में नदियों को लेकर के और दक्षिण भारत में भाषा को भी लेकर के, वो आप ऑथोरिटी में पढ़े होंगे, भाषा को भी लेकर के बहुत विवाद है। नदियों के अलावा वो लोग भाषा को लेकर के कहते हैं कि आप लोग हिंदी हम पर थोप दिए हैं। जैसे संविधान में क्या कहा गया, कोई राष्ट्र भाषा जैसा शब्द नहीं लिखा गया, राष्ट्रभाषा, राजभाषा लिखा गया, ठीक है, राजभाषा। तो बोला गया है, क्या बोला गया, 348 अनुच्छेद है और उसमें बोला गया है कि भारत के आजाद होने के बाद 15 साल तक जो है हम अंग्रेजी साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ हम अंग्रेजी में भी काम करेंगे। हिंदी तो हमारी मूल भाषा है, क्योंकि अंग्रेज छोड़ के गए ना, अंग्रेजी में तो शासन करके गए हैं, तो इसलिए हम 15 साल तक चलाएंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम हिंदी को मूल भाषा के रूप में करेंगे। लेकिन अब देखने में व्यवहारिक रूप से क्या आ रहा है कि अंग्रेजी ही मूल भाषा के रूप में चली जा रही है। वो कहते हैं कि हमारी क्षेत्रीय भाषाएं जो है, जैसे कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये सब है, इसको आपने दरकिनार कर दिया, इसको भी तो लेके चलना चाहिए। आपकी हिंदी बड़ी क्लिष्ट है, हम उसको बोल नहीं पाते और आप हम पर थोप रहे हैं, हमारा हिंदी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसको भी लेकर के चला था और 1853 में आंध्र प्रदेश में भाषा का विवाद शुरू हुआ था और उस समय एक आंदोलनकारी थे जिसका नाम था श्री रामुलु। तो श्री रामुलु के मृत्यु के कारण जो है एक भाषा आयोग बनाना पड़ा भारत सरकार, और उसी को कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, ये आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, अभी पढ़ना है।
नहीं पढ़े थे अच्छा इकोनॉमिक्स को कोई पढ़ा रहे थे अभी कावेरी कावेरी का जो मूल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, लेकिन उसमें पांडिचेरी भी आ जाता है। जब आगे बहाव उसका होता है तो पांडिचेरी का अपना कोई विवाद नहीं है, लेकिन उसके किनारे से नदी होकर के जाती है तो वो भी अपने आप उस विवाद में आ जाती है। अब इन विवादों को समाप्त करने के लिए संविधान ने एक व्यवस्था दी है नदी जल बोर्ड बनाने का। नदी जल बोर्ड अनुच्छेद आर्टिकल 262 संविधान में आर्टिकल 200 नदी जल बोर्ड, उसमें राष्ट्रपति देखते हुए समस्या को देखते हुए नदी जल बोर्ड बनाता है और वहां से समस्या समाधान होती है। लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, आजादी के बाद से लेकर के अब तक क्या होगा। बाकी ठीक है, नदियां लगभग हमको समाप्त करनी है। छोटी बड़ी नदियों को हम देख लेंगे, कोई प्रश्न आया होगा तो वो हम आपको बता देंगे। अब तक के क्लास में कोई आपको डाउट हो तो बताइए। हाँ हो गया, हाँ सुबह